everyone, welcome to SUI ऑनलाइन क्लास। बच्चों, सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज लेसन 6 संज्ञा। आज मैं आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत पाठ 6 संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा को समझेंगे कि संज्ञा क्या है। संज्ञा वे शब्द जिनमें किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या भाव का बोध हो, उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किन्हें कहते हैं? वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या भाव का बोध हो, उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहले समझिए कि क्या है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान और वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से समझिए इसे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान और वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भावेश व्यक्ति विशेष है, विंध्याचल पर्वत विशेष है, रूस देश विशेष है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसके बाद बच्चों दूसरा संज्ञा का भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी जाति, वर्ग या समूह का बोध करवाए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से समझिए। जो संज्ञा शब्द किसी जाति, वर्ग का या समूह का बोध करवाए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पर्वत, देश, गाय आदि। इसके बाद बच्चों संज्ञा के भेद में संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी गुण, स्वभाव, भाव, स्थिति या अवस्था का बोध करवाए, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे ममता, बचपन, सच्चाई, बुढ़ापा,
निजत्व। इसी के बाद भाववाचक संज्ञा की रचना में बच्चों इसका तीसरा नियम है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो कैसे बनेगा? पहले विशेषण शब्द, उसके बाद भाववाचक शब्द। परतंत्र, परतंत्र से परतंत्रता, अच्छा से अच्छाई, उदास से उदासी। ठीक है। इसके बाद भाववाचक जो संज्ञा की रचना है, इसमें चौथी इसकी रचना क्या है? क्रिया शब्दों से भाववाचक शब्द की रचना। तो कैसे? पहले क्रिया शब्द, फिर उसका भाववाचक। क्रिया शब्द जैसे बहना, क्रिया हो रही है, इसका क्या होगा? बहाव, भाववाचक बहाव। दूसरा है बनाना और भाववाचक बनावट। इसके बाद पढ़ना और भाववाचक पढ़ाई। इसके बाद भाववाचक संज्ञा की रचना में पांचवी रचना है अव्यय शब्दों से। तो अव्यय शब्दों से कैसे होता है बच्चों? पहला अव्यय, उसका भाववाचक। अव्यय शब्द पहला है दूर और भाववाचक क्या होगा इसका? दूरी। फिर इसके बाद तेज और भाववाचक शब्द तेजी, कम, भाववाचक कमी। आइए बच्चों इसको हम पुनः समझते हैं शुरुआत से। संज्ञा, संज्ञा शब्द की परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या भाव का बोध हो, उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब इन जो संज्ञा के भेद हैं, इनको आप विस्तारपूर्वक समझिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा कि आपने पढ़ा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान और वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भावेश, विंध्याचल, रूस। भावेश व्यक्ति विशेष, विंध्याचल पर्वत विशेष और रूस देश विशेष। अब इसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी जाति, वर्ग या समूहों का बोध करवाए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पर्वत, देश, गाय आदि, ये किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसके बाद बच्चों तीसरा इसका भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी गुण, स्वभाव, भाव, स्थिति या अवस्था का बोध करवाए, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे ममता, बचपन, सच्चाई, बुढ़ापा, प्रेम आदि। ये शब्द किसके अंतर्गत आ गए? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, क्योंकि इन शब्दों से भाव प्रकट हो रहा है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक की भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाओं की रचना कितने प्रकार से कर सकते हैं? 5 प्रकार से। कौन कौन से? पहला संज्ञा शब्दों से, अर्थात व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो संज्ञा शब्द और उससे बने भाववाचक। पहला देव, देव से भाववाचक बनेगा देवत्व। बुढ़ापा, बुढ़ापा, ये किसके अंतर्गत आएंगे? संज्ञा शब्द के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा जो भेद है सर्वनाम शब्दों से। ठीक है। रचना दूसरी कौन सी है? सर्वनाम शब्दों से। तो पहले सर्वनाम और उससे बने भाववाचक। सर्वनाम शब्द है पहला अहंकार या अहम, सॉरी, पहला सर्वनाम क्या है? अहम और भाववाचक अहंकार। इसके बाद सर्वनाम शब्द अपना, भाववाचक अपनापन। इसके बाद सर्वनाम निज और भाववाचक शब्द निजत्व। इसके बाद जो इसका तीसरा जो
शब्दों से भाववाचक शब्द बनाना। जो क्रिया शब्द है उनसे भाववाचक शब्द कैसे बनेंगे? देखिए, क्रिया शब्द पहले जैसे बहना, तो इसका भाववाचक होगा बहाव। दूसरा है बनाना, इसका भाववाचक होगा बनावट। तीसरा पढ़ना, तो भाववाचक होगा पढ़ाई। इसके बाद इसका पांचवा नियम कौन सा है? अव्यय शब्दों से। तो अव्यय शब्दों से भाववाचक शब्द कैसे बनेंगे? अव्यय शब्द दूर और भाववाचक शब्द दूरी। अव्यय शब्द तेज, भाववाचक शब्द तेजी। अव्यय शब्द कम, भाववाचक शब्द कमी। तो बच्चों, आज के वीडियो में आपने पाठ 6 संज्ञा शब्द की परिभाषा को समझा कि संज्ञा शब्द की परिभाषा क्या है। समझ में बताया था वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार या भाव का बोध हो उन्हें संज्ञा कहते हैं। इसके बाद मैंने बताया संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन सा? सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब इसके बाद मैंने बताया कि भाववाचक संज्ञाओं की रचना किस मतलब भाववाचक संज्ञा के नयन की रचना किस शब्दों से होती है? जैसे संज्ञा शब्दों से, ठीक है, उसके बाद सर्वनाम शब्दों से, फिर विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अव्यय शब्दों से। इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। आप बहुत ध्यानपूर्वक संज्ञा की परिभाषा व उनके भेदों में अंतर को समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिविक्स पार्ट 1 संसाधनों के महत्व चैप्टर को समझा रही थी और आज मैं आपको ज्योग्राफी पार्ट 4 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि चैप्टर का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, यानी मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं खनिज संसाधन यानी मिनरल्स। तो मिनरल्स होते क्या हैं? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। तो प्राकृतिक रूप से खनिज हमको कैसे प्राप्त होते हैं बच्चों? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। इट इज अ नेचुरल रिसोर्स। ये हमारी क्या है? ये हमारी नेचुरल रिसोर्स है, जिसके लिए हमें किसी भी प्रकार का मूल्य नहीं देना पड़ता। ये प्रकृति की ओर से हमें निःशुल्क रूप में प्राप्त हुए। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, मतलब कि जरूरी नहीं है कि किसी स्थान पर किसी खनिज की मात्रा ज़्यादा है तो किसी स्थान पर किसी खनिज की मात्रा ज़्यादा है। तो कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं जहां पहुंचना मनुष्य के लिए संभव नहीं है, जैसे कि अंटार्कटिक महासागर और आपका अंटार्कटिका। तो ऐसे क्षेत्रों में भी खनिज पाए जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचना सभी के लिए आसान नहीं है। तो खनिज क्या होगा बच्चों? हमारे प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। अब हम बात करते हैं खनिज के प्रकार के बारे में। तो खनिज के प्रकार में खनिज हमारे जो हैं प्रकृति में लगभग 3000 अलग अलग खनिज पाए जाते हैं। संगठन के आधार पर मुख्यतः इन्हें धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में वर्गीकृत किया जाता है, मेटलिक मिनरल और नॉन मेटलिक मिनरल। तो अब हम बात करते हैं कि धात्विक खनिज। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि धात्विक खनिजों में धातु की मात्रा होती है। तो धात्विक खनिजों में जो धातु होती है वो कच्चे रूप में पाई जाती है और ये जो धातु होती है वे कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा तथा विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो धातुओं से क्या उत्पन्न होती है बच्चों? ऊष्मा तथा विद्युत उत्पन्न होती है तथा ये गुणों में क्या होती है? चमकदार होती है। तो इसके उदाहरण क्या है? लोह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज हमारे धात्विक खनिज के उदाहरण हैं और इसमें क्या होता है? धातु की मात्रा पाई जाती है। तो धात्विक खनिज भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, लोह खनिज और अलोह खनिज। तो लोह खनिज जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लोह खनिज में लोहे की मात्रा होती है और इसके उदाहरण हैं लोह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट हमारे लोह खनिज के एग्जाम्पल
मात्रा नहीं होती है, जैसे कि सोना, चांदी, लेड, ये हमारी क्या है, अलोह खनिज है। धात्विक खनिज क्या होते हैं बच्चों, जिनमें धातु की मात्रा होती है। धात्विक खनिज के भी दो प्रकार है, लोह खनिज, अलोह खनिज। लोह खनिज हमारे वो हो गए जिसमें लोहे की मात्रा होती है, अलोह खनिज हमारे वो खनिज होते हैं जिनमें लोहे की बिल्कुल भी मात्रा नहीं होती। अब हम सेकंड टाइप की बात करने जा रहे हैं, अधात्विक खनिज यानी नॉन मेटेलिक मिनरल। अधात्विक खनिज हमारे क्या होते हैं, अधात्विक खनिजों में धातु बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। इसमें धातु क्या होती है, बिल्कुल भी पाई नहीं जाती है। और इसके उदाहरण है चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम, इसके क्या है उदाहरण है। ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी हमारे अधात्विक ही खनिज हैं, क्योंकि इनमें धातु की मात्रा बिल्कुल भी पाई नहीं जाती है। तो बच्चों मैंने आपको खनिज के प्रकार के बारे में बताया। धात्विक खनिज, धात्विक खनिज में लोह खनिज, अलोह खनिज। धात्विक खनिज जिसमें कि लोहे धातु की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। अधात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, जैसे कि चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम। बच्चों अब मैं बात करने जा रही हूँ खनिजों का निष्कर्षण, मतलब खनिजों का निकलना या निष्कासन। तो उसकी तीन प्रक्रियाएं होती हैं, खनन, प्रवेदन, आखनन या उत्खनन। तो सब खनन के भी दो रूप होते हैं, विवृत खनन और कूपकी खनन। तो हम एक एक करके इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो पृथ्वी की सतह में दबी चट्टानों में से खनिज को निकालने की प्रक्रिया खनन या माइनिंग कहलाती है। तो पृथ्वी की सतह में जो हमारी चट्टानें होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत दबी अवस्था में होती हैं। तो पृथ्वी की सतह में दबी चट्टानों में से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, खनन या माइनिंग कहते हैं। तो अब दूसरा प्रोसेस क्या है कि उन्हें सतह की परत हटाकर, मतलब उनके ऊपरी परत को हटाकर, उनकी पृष्ठीय परत को हटाकर निकाल लिया जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग विवृत खनन कहते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट क्या हुआ कि पृथ्वी की सतह में जो हमारी चट्टानें हैं जो कि दबी अवस्था में विद्यमान है, उनमें से खनिज निकालने की प्रक्रिया को हम लोग खनन कहते हैं या माइनिंग कहते हैं। और उसके पृष्ठीय स्तर को हटाकर उनमें से खनिज निकालने की प्रक्रिया को हम लोग विवृत खनन कहते हैं या ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि कूपकी खनन। तो कूपकी खनन क्या होते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। तो ये पृथ्वी की धरातल पर बहुत ही नीचे गहराई में होते हैं। तो इन्हें बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है, इन्हें बाहर निकालने के लिए गहरे कुओं से खुदाई की जाती है। तो गहरे कुओं की खुदाई की जाती है, गहरे कुओं की खुदाई करके खनिजों को इनमें से निकाला जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रवेदन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रवेदन कहते हैं या ड्रिलिंग या बोरिंग कहा जाता है। ज्यादातर गहराई में पड़े खनिजों को निकालने के लिए गहरी खुदाई की जाती है, जिसे शाफ्ट कहते हैं। कोयला तथा प्राकृतिक गैस जो कि पृथ्वी के धरातल पर बहुत अधिक गहराई में स्थित होते हैं, उन्हें गहरे कुओं की सहायता से बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रवेदन कहते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं आखनन या उत्खनन। तो धरातल के या सतह के निकट खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है, मतलब कि ये खनिज तो पृथ्वी के धरातल के नीचे पाए जाते हैं, लेकिन जो पृथ्वी की सतह के समीप जो खनिज हैं उनको खोदकर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं आखनन या उत्खनन कहते हैं। तो खनिजों के निष्कर्षण की तीन प्रक्रियाएं होती हैं, खनन, प्रवेदन, आखनन या उत्खनन। खनन क्या होता है बच्चों, पृथ्वी की सतह में दबी चट्टानों में से खनिज को निकालने की प्रक्रिया हमारी खनन कहलाती है। उसके पृष्ठीय स्तर को हटाकर खनिज निकालने की प्रक्रिया को हम लोग विवृत खनन कहते हैं। अधिक गहराई में दबे हुए खनिजों को गहरे कुओं की सहायता से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग प्रवेदन कहते हैं या कूपकी खनन कहते हैं। और सतह के निकट खनिजों को आसानी से खोदकर जिस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है उसे आखनन या उत्खनन कहा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया खनिजों का निष्कर्षण। अब हम बात करने जा रहे हैं खनिजों का विभाजन। अब हम बात करने जा
बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि खनिज हमारे सभी क्षेत्रों में समान रूप से वितरित नहीं है। तो खनिज विभिन्न प्रकार की चट्टानों के रूप में मिलते हैं। किस चट्टानों के रूप में मिलते हैं? कुछ खनिज आग्नेय चट्टानों के रूप में मिलते हैं, जिनको हम लोग इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इन चट्टानों का निर्माण होता है पृथ्वी के अंदर। जो हमारा लावा होता है, गर्म लावा बाहर पृथ्वी के धरातल में आकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ठोस रूप में परिवर्तित होकर वो किन चट्टानों का निर्माण करता है? आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है। तो कुछ खनिज हमें आग्नेय चट्टानों के रूप में मिलते हैं, कुछ खनिज हमें रूपांतरित चट्टानों के रूप में मिलते हैं, जिन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है, और कुछ खनिज हमें अवसादी चट्टानों के रूप में मिलते हैं। अवसादी चट्टानों के रूप में मिलते हैं। तो कुछ खनिज आग्नेय चट्टानों के रूप में मिलते हैं, कुछ रूपांतरित चट्टानों के रूप में मिलते हैं, और कुछ अवसादी चट्टानों के रूप में मिलते हैं। तो आग्नेय चट्टानें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गर्म लावा के ठोस रूप में परिवर्तित होने पर इन चट्टानों का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टानें क्या होती है? रूपांतरित चट्टानें रूप में परिवर्तन के दौरान रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। और अवसादी चट्टानें हमारी होती हैं कि नदियों द्वारा लाई गई जो गाद होती है, उनसे इन चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये 3 तरह की चट्टानें हो गई। तो खनिज इन 3 तरह की चट्टानों में पाए जाते हैं। सामान्यतः जो धात्विक खनिज होते हैं हमारे, जैसा कि मैंने बताया है कि धात्विक खनिज क्या होते हैं? जिनमें धातु की मात्रा अधिक होती है। तो सामान्यतः धात्विक खनिज हमारे कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। सामान्यतः धात्विक खनिज आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानें समतल तथा पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। तो जितनी भी अवसादी चट्टानें होती हैं हमारी समतल तथा पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। जहाँ पर कौन से खनिज पाए जाते हैं? वहाँ पर अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि चूना, पत्थर। तो ये चीज क्लियर हुई कि खनिज हमारे आग्नेय चट्टान, रूपांतरित तथा अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज हमारे आग्नेय चट्टान तथा रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं, जबकि अधात्विक खनिज हमारे अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, जो कि हमारे समतल तथा पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले खनिजों के विभाजन में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एशिया। एशिया तो जो हम एशिया में बात करने जा रहे हैं कि भारत तथा चीन बड़ी मात्रा में लौह अयस्क जमा करता है। तो जो हमारा भारत और चाइना है, बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या करता है? लौह अयस्क का जमा करता है। लौह अयस्क का जमा करता है। तो भारत और चीन में बहुत बड़ी मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है। दुनिया में आधे से ज्यादा टीन ये महाद्वीप उत्पन्न करता है। मतलब पूरी दुनिया का आधे से ज्यादा टीन इस महाद्वीप में उत्पन्न होता है। दुनिया भर में प्रमुख टीन निर्माता कौन से हैं? हमारे चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो टीन निर्माता हमारे कौन से हैं दुनिया में? चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया हमारे टीन निर्माता हैं। चीन लेड, एंटामनी तथा टंगस्टन का भी निर्माता है। एशिया में बॉक्साइट, निकेल, लिंक तथा तांबे का भी भंडार देखने को मिलता है। तो एशिया में हमारा क्या है कि भारत और चीन हमारा क्या है? लौह अयस्क का जमा करता है। और दुनिया में आधे से ज्यादा जो टीन है ये महाद्वीप उत्पन्न करता है। और इसके दुनिया भर में प्रमुख जो टीन निर्माता हमारे कौन से हैं? चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया है। चीन हमारा लेड, एंटामनी तथा टंगस्टन का भी निर्माता है। तो ये हमारा किस चीज पे अग्रणी है? लौह अयस्क में हमारा एशिया जो महाद्वीप है अग्रणी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों यूरोप। नेक्स्ट हम महाद्वीप की बात करने जा रहे हैं यूरोप। तो बच्चों यूरोप महाद्वीप की बात करने जा रहे हैं। यूरोप दुनिया में लौह अयस्क का प्रमुख निर्माता है। तो यूरोप भी दुनिया में क्या है? किस चीज का निर्माता है? लौह अयस्क का। तो लौह अयस्क बहुत बड़ी मात्रा में हमें यूरोप में देखने को मिलता है।
लौह अयस्क जमा करते हैं उनमें स्वीडन तथा फ्रांस प्रमुख है। तो पूरे देश में सबसे ज्यादा लौह अयस्क जमा होता है उनमें कौन से देश प्रमुख है? स्वीडन तथा फ्रांस। स्वीडन तथा फ्रांस। तांबा, लिंक, मैग्नीज तथा निकल जैसे खनिज मुख्यतः यूरोप तथा यूरोपियन रूस में सबसे अधिक जमा होते हैं। तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को क्या समझाया? आज मैंने आप लोगों को खनिज के प्रकार और खनिज के निष्कासन या निष्कर्षण के बारे में बताया था। तो खनिज से क्या तात्पर्य होता है बच्चों? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह क्या है? खनिज है। खनिज सभी क्षेत्रों में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। खनिजों के प्रकार में मैंने आपको बताया था धात्विक खनिज। धात्विक खनिज से क्या अभिप्राय होता है? जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है। और क्या कहते हैं? धात्विक खनिज हमारे दो प्रकार के होते हैं, लौह खनिज और अलोह खनिज। धात्विक खनिज के हमारे उदाहरण हैं लौह अयस्क, बॉक्साइट। लौह खनिज क्या होता है? जिनमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइड जिसमें क्या होता है? लोहा विद्यमान होता है। और लौह खनिज क्या होते हैं? जिसमें लोहे की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है, जैसे सोना, चांदी और तांबा। अधात्विक खनिज हमारे होते हैं जिनमें धातु की मात्रा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, जैसे कि चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम हमारे अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। और फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था खनिजों का निष्कर्षण। तो खनिजों के निष्कर्षण की 3 विधियां होती हैं, खनन, प्रवेधन और उत्खनन। खनन प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया था कि पृथ्वी के अंदर दबी शैलों में से खनिज को बाहर निकालने की क्रिया को हम खनन कहते हैं। अगर हम उसके पृष्ठीय स्तर को हटाकर खनिज बाहर निकालते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग विवृत खनन कहते हैं। अगर हम बहुत अधिक गहराई में कुएं खोदकर खनिजों को बाहर निकालते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग शाफ्ट कहते हैं। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम आदि ऐसे खनिज होते हैं जिन्हें बहुत अधिक गहराई में कुओं की खुदाई करके निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रवेधन बोलते हैं। सतह के समीप जो खनिज होते हैं उनको आसानी से खोदकर जिस प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है उस प्रक्रिया को हम लोग उत्खनन कहते हैं। So student, that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Myself Rakesh Kumar, maths teacher of Shivani Group of Institution. मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आपने पिछली क्लास में चैप्टर 3 पढ़ लिया था। इस क्लास में चैप्टर 4 परिमेय संख्याएं का अध्ययन करेंगे। तो परिमेय संख्या सबसे पहले तो किसे कहते हैं ये जान लेना चाहिए। तो परिमेय संख्या वह संख्याएं जो भिन्न के रूप में या p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परंतु उनमें हर यानी q डज नॉट इक्वल्स टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में या p/q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं परंतु q डज नॉट इक्वल्स टू 0,
क्यूब का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो अब इन संक्रियाओं में एक्सरसाइज नंबर 4.1 का अध्ययन करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को छांटिए। निम्न में से धनात्मक और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1, निम्न में धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं छाटिए। तो पहला पार्ट है आपका 7/19, 7/19। सेकेंड पार्ट है इसका 3/-5 और तीसरा है -5/16। चौथा है -3/14। पांचवा है -7/-8, -7/-8। तो बराबर। अब इसमें अंश भी धनात्मक है और हर भी धनात्मक है, तो ये संख्या होगी धनात्मक। दूसरी है 3/-5। अब चूंकि हर माइनस में है इसलिए ये संख्या होगी ऋणात्मक। तीसरा नंबर, इसमें भी अंश ऋणात्मक है इसलिए होगी ऋणात्मक। इसी तरीके से इसमें भी अंश माइनस में है इसलिए होगी ऋणात्मक। और पांचवें पार्ट में इसको हम इक्वल्स टू -7/-8 को माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं और ये भी इक्वल्स टू धनात्मक हो गए, धनात्मक। तो आपको मालूम हो गया कौन कौन सी संख्याएं धनात्मक है और कौन सी ऋणात्मक है। अब अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में अभी जो पार्ट बाकी रह गए हैं वो आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न परिमेय संख्याओं को धनात्मक हर वाली परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो। धनात्मक हर वाली परिमेय संख्या, हर वाली परिमेय संख्या में व्यक्त करना है। परिमेय संख्या में व्यक्त करो, व्यक्त करो। फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें भी आपके पार्ट हैं 7, तो कोई 5 पार्ट में बता दे रहा हूं। तो फर्स्ट पार्ट में है 7/-13, सेकेंड में है 9/-26 और थर्ड में है -8/-11 और फोर्थ पार्ट है इसका -5/-12। बाकी आप ऐसे ही कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट तक मैं बता दे रहा हूं। तो धनात्मक हर वाली परिमेय संख्या यानी हर को धनात्मक करना है, तो हर को धनात्मक करने के लिए इक्वल्स टू 7/-13 इंटू -1/-1 यानी -1 से अंश व हर में गुणा कर देते हैं। तो चूंकि हर ऋणात्मक है
मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब आप समझिए -1 अपान -1 की वैल्यू 1 होती है। आपको ऐसा लग रहा होगा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंजमेंट हो जाएगा, लेकिन -1 ऊपर भी कर रहे हैं और -1 का नीचे भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम किसी संख्या में 1 का गुणा कर रहे हैं, और 1 का गुणा करने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इक्वल्स टू 7 का -1 से करेंगे तो -7 अपान यहाँ हो जाएगा 13। ऐसे ही इक्वल इसमें भी 9 अपान -26 इंटू -1 अपान -1 इक्वल -9 अपान 26 धनात्मक हो गया। इसमें इक्वल -8 अपान -11 इंटू -1 अपान -1 इक्वल्स टू 8 अपान 11 धनात्मक हो गया। और इक्वल इसमें भी -5 अपान -12 इंटू -1 अपान -1 इक्वल्स टू 5 अपान 12। ये आंसर हो गया। तो शायद आप समझ गए होंगे धनात्मक और ऋणात्मक करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्याएं अपने मानक रूप में हैं? मानक रूप में, मानक रूप का मतलब है इन्हीं संख्याओं से वो अंश बाहर में एचसीएफ केवल 1 हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में है 2/3 कौन कौन सी संख्याएं मानक रूप में हैं? तो इसमें 2/3 -4/7 7/10 11/, सभी संख्याएं परिमेय संख्या के रूप में हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए। तो पहला पार्ट है इसका -7/10 इक्वल यहां पर है डॉट डॉट फिर /20 और फिर इक्वल 30 और फिर इक्वल 40। तो आप देखिए -7/10 को अब ऐसा लिख देना है कि हर 20 होता है। तो 10 का 20 से क्या रिलेशन है? 10 का भाग अगर हम 20 में दें तो 2 बार आया। इसका मतलब है इस संख्या में अंश बाहर में 2 से गुणा किया गया है। तो 2 से गुणा किया तो 20 आ गया, और इसमें से 2 से गुणा करें, दोनों में वही करना है, तो यहां हो जाएगा -14 2 से गुणा करने पर। अब किसका कंपैरिजन करेंगे? तो 10 का और 30 से क्या रिलेशन है? 10 में 3 का गुणा किया गया है तो 30 होगा, तो अंश में भी 3 से कर दे तो -21 हो जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट वाली में 10 का 40 से क्या संबंध है? 10 में 40 का 4 का गुणा किया गया है, तभी तो 40 आया। तो 10 4 का गुणा अंश बाहर दोनों में करेंगे तो -28 हो जाएगा। आंसर मिल गया। इसी प्रकार से सेकेंड पार्ट है इसका। सेकेंड में है 5/9 इक्वल टू इक्वल फिर इक्वल ऐसे। अब इसमें अंश केवल दिए गए हैं 5, 10, 15 एंड 35। 15 एंड 35 इसमें दिया गया है। तो अब अंश में रिलेशन देखते हैं। 5 का 10 से क्या रिलेशन है? यानी 5 में 2 का गुणा किया गया है तो 10 आया है, तो 2 का गुणा नीचे भी कर दें तो 9 दूनी 18। इसी प्रकार से 5 इसका कंपैरिजन करेंगे। 5 का 15 से, तो 5 में 3 का गुणा किया गया तो 15 आया, तो 3 का गुणा इसमें कर दें तो हो गया 27। अब 5 में से 5 और 35 का कंपैरिजन करेंगे। तो 5 और 35 यानी 5 में 7 से गुणा किया गया है तो 35 आया हुआ है।
तो 7 का गुणा अंश व हर दोनों में करना है। 7 पंचे 35, 7 नवा 63। शायद आ गया होगा। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स। 2 और रह गए हैं, ये 2 आप स्वयं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है -7/9 को ऐसी परिमेय संख्या में व्यक्त करो जिसका अंश -7/9। फर्स्ट पार्ट है -7/9 को ऐसी परिमेय संख्या में व्यक्त करो जिसका अंश -35 हो। तो बराबर -35 और बटे फिल इन द ब्लैंक्स से। तो हमने x कह दिया यहाँ। तो अगर हम देखें तो -7 का रिलेशन -35 से क्या है, इसमें 5 से गुणा किया गया है। तो 5 7 35, तो 5 9 45 यहाँ होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके कर सकते हैं। क्योंकि दो भिन्नें जब बराबर में होती हैं तो इनको हल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो बराबर x का इससे करेंगे तो x -7 इंटू एक्स इक्वल टू -35 इंटू 9। x का मान आपको ज्ञात करना है। तो x इक्वल टू -35 इंटू 9 और अपान में -7। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 7 पंचे 35। तो x का मान हो गया 9 गुना 45। तो x का मान 45 हो गया, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी -35/45। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड है, इसका सेकेंड पार्ट हर 54 को। तो यहां पर देखते हैं सेकेंड पार्ट -7/9 और बराबर हर अब की बार 54 है। तो अंश में x लिख दें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो 9x इक्वल्स टू -7 इंटू 54। x इक्वल्स टू -7 इंटू 54 अपान 9। 9 6 54। तो x इक्वल्स टू -7 6 42 -42। संख्या क्या हो जाएगी हमारी? संख्या बराबर -42 अपान 54 और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो ये आप तीसरा और चौथा सेम है, वैसे ही आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में अंश बताइए। तो जैसे संख्या फर्स्ट वाला है 12/23 में अंश ऊपर वाले को अंश कहते हैं और हर नीचे वाले को। तो अंश हो गया 12 और हर हो गया 23। ये सभी को आ रहा है। ऐसे ही 7 नंबर है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में हर ज्ञात कीजिए। तो नीचे वाले को नोट कर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है नीचे दी गई परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखो। सरलतम रूप का मतलब है अंश और हर दोनों में एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग न जा रहा हो तो सरलतम रूप। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है 2/10। फर्स्ट पार्ट है 2/10 का सरलतम रूप। देखो 2 और 10 में से 2 से भाग दोनों में चला जाता है। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 बराबर 1/5। ये इसका सरलतम रूप हो गया। ऐसे ही -36 सेकेंड पार्ट -36/180। तो 36 से ही कट जाता है। अगर नहीं, लेकिन अगर आप भाग नहीं दे पा रहे हैं तो 6 से दे दीजिए। तो 6 6 36 और 6 3 18। फिर 6 से भाग चला जाएगा तो -1 और 5। तो इक्वल्स टू -1/5। ये इसका आंसर हो गया। शायद आ गया होगा। इसी प्रकार से
91/364 तीसरा है 91/364। इसको भी कैंसिल कर सकते हैं 91 और 4 बार जाएगा तो बराबर 1/4 और ये इसका आंसर हो गया। तो इसके और दूसरे पार्ट आप स्वयं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में है सत्य एवं असत्य कथन। क्वेश्चन नंबर 9 सत्य एवं असत्य कथन। सत्य एवं असत्य कथन। तो इसमें पहला है हम -7 को -7/1 लिख सकते हैं, सही है। दूसरा है 8/-15 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ये भी सही है क्योंकि -8 में लगा हुआ है। तीसरा है हम 9 को 9/1 लिख सकते हैं, सही है। चौथा -13/-14 एक धनात्मक परिमेय संख्या है, ये भी सत्य है क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। पांचवा है हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सत्य है। छठवां -5/16 अपने मानक रूप में है, तो ये भी सही है। सातवां 0/5 एक परिमेय संख्या है, सही है। -12/16 अपने मानक रूप में है, तो ये नहीं है, ये असत्य है क्योंकि 4 से भाग में उन्होंने चला जाता है। -7/-12 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ये गलत है, असत्य है क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये तो धनात्मक होगी। 5/-7 अपने मानक रूप में है, तो ये सही है। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 कंप्लीट हो गई। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में यानी 4.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों क्लास 8H में कंप्यूटर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 MS पावर पॉइंट पढ़ेंगे। ये हम लोगों की रिवीजन क्लासेस के पहले भी हम लोग MS पावर पॉइंट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये MS पावर पॉइंट होता क्या है। MS पावर पॉइंट को हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था। इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। क्लियर? अब आपको बारी आती है कि ये जो आपका पावर पॉइंट है ये किसका कंपोनेंट है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि MS ऑफिस का ये कंपोनेंट होता है। ठीक है, किसका कंपोनेंट होता है? ये MS ऑफिस का ये कंपोनेंट है। कंपोनेंट को हम लोग हिंदी में घटक कहते हैं। हो सकता है आपके क्वेश्चन में इस तरह से भी लिखा हो कि ये MS पावर पॉइंट जो है, ये जो सॉफ्टवेयर है, किस सॉफ्टवेयर का ये कंपोनेंट है। तो ये MS ऑफिस का मेन कंपोनेंट है। अब उसके बाद बारी आती है कि हम लोग इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट MS पावर पॉइंट ऑन योर कंप्यूटर। हम लोग MS पावर पॉइंट को हम लोग किस तरह से स्टार्ट करते हैं, ये हम लोग इसमें ये देखेंगे। सबसे पहले है हमारा MS पावर पॉइंट को स्टार्ट करना। किस तरह से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे अपने कंप्यूटर में। सबसे पहले आपके इसके स्टेप्स हैं, ध्यान से देखिएगा। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। या आप बटन ऐसे लिखिए या इस तरह से, ये आपको पता होना चाहिए। आपके जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो सबसे पहले स्क्रीन आती है, दिस इज कॉल्ड द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में सबसे जो नीचे आप स्टार्टिंग में देखते होंगे, यहाँ पे एक स्टार्ट बटन होता है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। आपको इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या करना है?
जैसे ही हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे उसके तुरंत बाद ही जो है वो एक मेन्यू उसमें ओपन होगा। उस मेन्यू में आपको क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, यानी कि अब आपको ऑल प्रोग्राम बटन पर क्लिक करना, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम। नेक्स्ट इज क्लिक ऑन MS ऑफिस बटन, MS ऑफिस बटन, यानी कि अब आपको क्या करना होगा, MS ऑफिस बटन पर क्लिक करना होगा। MS ऑफिस की जगह आपके में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप आता है क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या MS पावर पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका क्या हुआ कि 4 स्टेप में आपका ये जो है आपका पावर पॉइंट की स्क्रीन जो है वो आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। जो सबसे पहला जो आई थिंक दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू, ये सबको क्लियर हो गया है कि हम लोग इसको कैसे ओपन करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे क्लिक किया, फिर उसके बाद आप लोगों ने MS ऑफिस पे क्लिक किया, देन उसके बाद आपने क्या किया, किस बटन पे आपने क्लिक किया, MS पावर पॉइंट पे। क्लियर। इस तरह से आपका माइक्रोसॉफ्ट की जो पावर पॉइंट की स्क्रीन जो है वो आपकी यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। तो अब आपकी बात आती है कि पावर पॉइंट जो है आपका MS पावर पॉइंट, इसमें हम लोग करते क्या काम, ठीक है। मेनली क्या होता है, जो आपका ये जो पावर पॉइंट है ये प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन को हम लोग इसमें तैयार करते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन का जैसे सपोज अगर मान लीजिए कि हम लोगों की कोई ऑनलाइन क्लास होती है, ऑनलाइन क्लास में जैसे अभी आप लोग की बहुत ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो ये जो ऑनलाइन जो क्लास आपकी हो रही थी, इन ऑनलाइन क्लास में अगर आपको कोई टॉपिक है, सपोज मान लीजिए हमें 4 डेफिनेशन है, कंप्यूटर की डेफिनेशन है, फिर कंप्यूटर के पार्ट है और वो जो 4 पार्ट्स है उनके बारे में, तो मैंने 4 अलग अलग स्लाइड बनाने। अगर आप और इजी वे में समझ सकते हैं तो प्रेजेंटेशन, यहाँ पे हम लोग पावर पॉइंट में जो फाइल होती है उसको हम लोग प्रेजेंटेशन ही कहते हैं। यहाँ पे हम ये नहीं कहते कि एक फाइल बनानी, यहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारा प्रेजेंटेशन है। क्लियर। प्रेजेंटेशन में आपका होता क्या है, प्रेजेंटेशन के अंदर हमारी कलेक्शन ऑफ फाइल्स, कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स होती है, कलेक्शन ऑफ स्लाइड। इसके अंदर हम बहुत सारी स्लाइड्स बनाते हैं और ये आपका प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। जो एक फाइल MS पावर पॉइंट में जो हम लोग जो भी बनाते हैं पावर पॉइंट में, उसका जो फाइल का एक्सटेंशन या प्रेजेंटेशन का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है आपका .ppt। ये सबको पता होना चाहिए कि पावर पॉइंट की जो फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .ppt, और जो अब आपका एडवांस वर्जन है उसमें .pptx है। क्लियर स्टूडेंट। तो अगर आपका ppt लिखा है तो भी सही है, अगर आपका pptx लिखा है तो भी आपका ये एक्सटेंशन जो है वो क्लियर होगा। अब उसके बाद अभी हम लोगों ने कहा कि हमको ये तो पता ही नहीं कि हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं क्यों। प्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग हमारे जो भी टॉपिक होते हैं उनको हम जब बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं या भीड़ में अगर हम लोगों को, जहाँ पर हम लोग अपनी वॉइस ऐसे हम लोग बोल नहीं सकते, तो वहाँ पे आपको किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये प्रेजेंटेशन बहुत जो है वो क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं। प्रेजेंटेशन के द्वारा हम अपनी बात को बहुत ही आकर्षक तरीके से, या मान लीजिए सपोज हमें कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में बताना है, तो सीधी सी बात है, अब कंप्यूटर का युग आ गया और कंप्यूटर में क्या होता है कि आप कंप्यूटर में कोई भी चीज़, आप कोई भी स्लाइड बनाइए, कोई भी पिक्चर जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग प्रेजेंटेशन के थ्रू क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन में आपको जो है वो आप यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसमें हम लोगों को माइक है और स्पीकर, इनकी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हमको ऑडियो वीडियो एड्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है बच्चों। अब आपका सिंपल सा आपको हमको देखना है कि ये कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स जो है, ये स्लाइड क्या होता है, ठीक है।
स्लाइड जो है ये क्या होता है, अभी हमने वर्ड कहा कि प्रेजेंटेशन में कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स है, तो ये स्लाइड्स क्या होता है, आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो जब हमारी ये स्क्रीन इस तरह से ओपन होती है जिसको हम लोगों ने कहा प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन में आपका जनरली बाय डिफॉल्ट जो है वो प्रेजेंटेशन 1 फाइल का नाम हो। जब हम फाइल को सेव करेंगे तो वो जो भी हम नाम दे देंगे वो आएगा। आप उस फाइल में कोई भी आपके होंगे, उसमें सबसे पहले तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मेन्यू होगा और रिलेटेड आपके और भी बटन होंगे, पर यहाँ पे क्या होगा आपका इस तरह से एक रेक्टेंगल में आपका ये, ठीक है, ये आपका एक ऐसा बॉक्स बन के आएगा व्हाइट ब्लैक कलर, मतलब ये ऐसे बॉर्डर और बीच में इसका जो बेस है वो व्हाइट होगा, ये होगा। और जनरली आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये इस तरह से इसमें ये डॉटेड एरिया ये होगा, ठीक है। तो ये जो आपका जो आयताकार जो एरिया है, ठीक है, ये आपका स्लाइड कहलाता है। इस स्लाइड में हम लोग क्या करते हैं, ये आपकी स्लाइड होती है, इसी को ही हम लोग स्लाइड कहते हैं, ठीक है। स्लाइड में हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड में हम लोग कोई भी आप प्रेजेंटेशन में हम लोग कोई कुछ भी टेक्स्ट जो है, सपोज मान लीजिए हमें कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखनी है, तो हम यहाँ पे कंप्यूटर की डेफिनेशन लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग इसमें क्या चीज एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन के साथ साथ हम कंप्यूटर की पिक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, कोई पिक्चर भी इंसर्ट करा सकते हैं, यानी कि कोई भी ग्राफिक्स जो है वो इंसर्ट करा सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें कोई, जैसे मान लीजिए कि अभी आपका जो ये वीडियो बन रहा है इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, हम ये चाहें तो हम एक स्लाइड में इसको भी इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया कि यानी कि आप अगर चाहें तो कोई मूवी वगैरह भी इसमें इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपका इसमें ये जो स्लाइड है इसमें जो भी हम लोग ये 3 चीजें इंसर्ट करा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जो भी चीज हम इसमें इंसर्ट करा रहे हैं, राइट कर रहे हैं, स्लाइड में हम लोग क्या कहते हैं, अब इसमें आप कहते हैं इसको ऑब्जेक्ट। बहुत तरीके की स्लाइड आती है, स्लाइड में सिंपल आपकी इस तरह से नहीं स्लाइड आएगी, स्लाइड जो है वो जनरली आप अगर देखेंगे तो इस तरह की भी आपकी स्लाइड होती है, मतलब आपको वहां पे स्लाइड की डिजाइन और ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं कि हम कैसी स्लाइड बनाएं और किस तरह की, ठीक है। तो ये आपका ये इस तरह से डॉटेड एरिया, यहाँ पे आपका डॉटेड एरिया 2 में है, पार्ट में डिवाइड है। तो ये जो पहले वाला है, यहाँ पे हम लोग कोई जो टॉपिक है जिसके बारे में हम लिख रहे हैं उसकी हेडिंग डाल सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो मेन टॉपिक है उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे हम दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। हम लोग इसमें स्लाइड में हम लोग कोई स्लाइड इंसर्ट भी करा सकते हैं, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिए रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे, उसमें आपका ऑप्शन दिया रहता है इंसर्ट स्लाइड का, तो आप कोई नई स्लाइड इंसर्ट भी करा सकते हैं। और अगर हम ये चाहें कि डिलीट कर सकते हैं, तो पर्टिकुलरली जिस स्लाइड को हमको डिलीट करना, उस स्लाइड को हमने सेलेक्ट किया, माउस का राइट बटन क्लिक किया और उसमें डिलीट का ऑप्शन आता है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से फिर हम लोग कोई भी स्लाइड जो है वो राइट क्लिक बटन को हमने क्लिक करके उसमें डिलीट ऑप्शन होगा, आप डिलीट करेंगे तो जो सेलेक्टेड स्लाइड थी वो आपकी डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने MS पावर पॉइंट को का एक्सटेंशन क्या होता है, हम लोग MS पावर पॉइंट को कैसे स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंटेशन क्या चीज होती है और स्लाइड क्या है, ये हम लोग का क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।